जैसे अच्छा बोलते हैं, बस और हाँ। अब इन तीनों में थोड़ा सा फीलिंग वाला जो क्लिप्स है ना, उसको थोड़ा सा समझो। जैसे पीके वाला समझो, अच्छा हमको सिखा रहा है। जब ऐसे बोलता है तो उसका क्या मतलब हो गया, वो दूसरा मतलब है। अच्छा ठीक है, तो मीडियम बोला है। लेकिन जब उलट के बोलता है तो थोड़ा अलग निकलता है। और जैसे कि बस जब बोलता है उसका मतलब अलग निकलता है। लेकिन ऐसे बस ठीक है इतना खा लिए, ऐसे नॉर्मल बोलते तो बस 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 इतना। लेकिन जब वो डायलॉग बोलता है तो उसका मतलब क्या है, बस हवा निकल गई। तो ऐसा सिचुएशन में कुछ मतलब और निकल गया। तो हाँ, हाँ ये ठीक काल का है। जैसे हाँ और हाँ, तो जब बोलते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सुर लहर मतलब कि एक तरह के सुर का लहर बदल देना, सीधी सीधी बात है। कि जब भी हम कुछ बोले तो उसका बात का मतलब एकदम बदल दिया है, तब हम लोग उसको सुर लहर बोल देते हैं। या तो वो बहुत शब्द को खींचता खींचता है तो उसको बोलते हैं अनुतान। छोटा शब्द है, उसको खींचते खींचते बहुत बड़ा बना दिया है, अनुतान। अभी तक हम लोग जो भी कुछ सीखे थे वर्ण विचार वाला में से, तो हम लोग वहां पे जो भी 6-7 को लिखाया था उसमें से एक चीज पढ़े, 2 गो ना, वर्ण, वर्ण भेद, और ये है तीसरा नंबर पे। वर्ण पढ़ लिए हैं, वर्ण भेद भी पढ़ लिए हैं, और ये है हमारे पास में मात्राएं। उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे संयुक्ताक्षरी सब में। तो हम लोग स्टेप वाइज स्टेप सबको फॉलो कर, ये हो गया है जिसमें से हम लोग आराम से 4 से 5 नंबर दम आ रहा है। इसको मिला करके ये भी मिला देंगे तो और अच्छा खासा इसमें नंबर आ जा रहा है। तो दोनों से मिक्स करके 4 से 5 नंबर। मात्राएं एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इसको एग्जाम के लिए है ये नहीं है बना हुआ। मात्राएं का चैप्टर सिर्फ बनाया गया है समझदारी के लिए। जैसे सपोज दैट, हाँ हाँ ये सब तो कमल हिंदी में ही मिलता है। जैसे कोई नाम लिखता है ना सर, तो दूसरा व्यक्ति जो होता है कहता है कि तुम गलत लिखे हो, तो जो गलत कहेगा उसको में समझ की कमी है। जैसे हम लोग लिखते हैं चंपा, ऐसे लिखते हैं चंपा कुमारी, चलो चंपा कुमारी। तो जब ऐसे लिखते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ हम भी ऐसे लिखते हैं, सब ऐसे लिखता है। और जब इसी को कोई ऐसे करके लिखता है नहीं तो कहता है नहीं कि नहीं आप गलत लिख दिए हैं। जब इसी सब छोटे छोटे बारीकियों को समझने के लिए ये चीजों को पढ़ाना पड़ता है, ताकि लेखन में कभी कंफ्यूजन ना रहे कि ये गलत होता है। जैसे लिख सकते हैं सर अ, हा, अम, अहम। अहम ऐसे लिखे हैं या तो फिर अहम ऐसे लिखेंगे, दोनों में से दोनों सही रहेगा। लेकिन जिसको समझ नहीं रहेगा वो हमेशा क्या कहेगा कि ये गलत लिखा हुआ, तुमको नहीं आता है। तो ये चीजें उसको नहीं आता है, तुमको आता है, उसको नहीं आता है। उसको उतना समझ नहीं है कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो जस्ट उन्हीं सभी चीजों को ये मतलब खत्म कर देता है। जस्ट वही चीज के लिए ये चीज बनाया गया है। ठीक, तो मात्रा का हम लोग पहले डिफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। मात्रा क्या है सर, कि मात्रा व्यंजन वर्ण का एक तरह के सहायता करता है, उसको थोड़ा अच्छा बेहतर बनने के लिए, उसको और उच्चारण करने के लिए उसका सहायता करता है। यहीं पर वही चीज लिखा हुआ है। स्वरों और व्यंजनों में मौलिक और स्वर तंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र वर्ण स्वर ही है। हम लोग पहले ही जाने थे, जो कि एक ऑब्जेक्टिव में भी आया था, थोड़ा सा जो पूछ रहे थे तो उसमें ऑब्जेक्टिव एक आया था कि सर्वतंत्र स्वतंत्र, तो स्वर वर्ण होता है, माने कि वर्ण स्वर रहता है हमेशा स्वतंत्र रूप से। परंतु भाषिक प्रयोग में व्यंजनों को क्षमता प्रदान करने के लिए जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो व्यंजन का उतना क्षमता नहीं रहता है कि पूरा का पूरा बात बोल सकते। तो उसको एक बेहतर क्वालिटी देने के लिए उसमें मात्रा का इस्तेमाल कर लिया जाता है, और जिससे सारा के सारा जो व्यंजन वर्ण होता है एक ताकतवर व्यंजन वर्ण बन जाता है, मतलब कि बोलने लायक बन जाता है। कौन क्या किसे, तो जब लगता है व्यंजन में मात्राएं तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग सपोज दैट कर सकते हैं कि आदमी एगो ऐसा ही है नॉर्मली बिना काम काज के, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। जैसा ही पैसा कमाने लगता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीका से जो व्यंजन वर्ण है बेचारा ऐसा ही है, जैसा ही उसमें मात्रा का योगदान होता है व्यंजन वर्ण एकदम बढ़िया बन जाता है, ताकतवर, उसका वैल्यू मिलना चालू हो जाता है। तो जस्ट यहाँ पर भी वही है कि भाषिक प्रयोग में व्यंजनों को क्षमता प्रदान करने के लिए जिन चिन्हों का रूप धारण रूप धारण करते हैं उनको हम लोग मात्रा बोलते हैं। अगर इसका एक्चुअली डिफिनेशन देखा जाए तो हम लोग यहीं से डिफिनेशन दे सकते हैं इसका, ठीक है।
यहाँ से भाषिक प्रयोग में व्यंजनों को क्षमता प्रदान करने के लिए जिन चिन्हों का रूप धारण किया जाता है उसको हम लोग मात्रा बोलते हैं। यहाँ तक ही हम लोग इसका डिफिनेशन एकदम परफेक्टली लिख सकते हैं। बस ये थोड़ा सा समझाने के लिए लिख देते हैं कि स्वर में तो पहला हिस्सा होता है भाई रे, और व्यंजन में जरूरी है क्योंकि इसमें होता ही नहीं है। तो ये चीज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आ की मात्रा किसी व्यंजन के साथ अव्यक्त होती है। मतलब कि आ क्या होता है सर, आ के जो मात्रा होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है आ के बारे में, क्योंकि आ हमेशा सब में नुकाल रहता है, चाहे स्वर हो व्यंजन हो कुछ भी रहे, उसमें हमेशा आ छुपा हुआ रहता है। तो आ के मात्रा दिखता ही नहीं है क्योंकि उसमें नुकाया हुआ है। जैसे मैथ में हम लोग 2 4 लिखते हैं तो ये सब जो होता है वो पहला ही इसमें प्लस छुपा हुआ रहता है, तो हम लोग साइड से नहीं लिखते हैं। लेकिन माइनस में जब लिखते हैं तो उसको साथ में लगाना पड़ता है। जस्ट मैथ वाला कैलकुलेशन यहाँ पर हिंदी में भी लागू होता है कि सभ्य में आ छुपा है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग वहां चीज को वहां छोड़ करके फिर डायरेक्टली हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से अब समझ लेते हैं आगे। ये तो हो गया आगे बारे में। विसर्ग एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका स्वरहीन उच्चारण संभव होता है। अनुस्वार और विसर्ग, तो विसर्ग मतलब कुछ दो बिंदु, हाँ, तो ये जो दोनों बिंदु है, एक ही ऐसे तो अनुस्वार विसर्ग को हम लोग व्यंजन स्वर्ण दोनों मान सकते हैं क्योंकि दोनों आधा आधा होता है। तो यहाँ पर विसर्ग एकमात्र ऐसा व्यंजन है, क्योंकि यहाँ पर लिया भी क्या है इसको व्यंजन वर्ण के रूप में, कि एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसमें स्वरहीन उच्चारण संभव होता है। मतलब कि उसमें स्वर वर्ण कभी नहीं आता है। जैसे का बोलते हैं तो का में आया, का मतलब आ आया, इसमें का में आ जाता है। लेकिन ऐसा ही जैसा है विसर्ग बोलते हैं ना अह, तो उसके बाद में कोई आ नहीं आता है, वो खत्म हो जाता है वहीं पर। सह, तो सह उसके बाद में कोई आ नहीं आता है, मतलब कि यहाँ पर जाकर के ये दम तोड़ देता है। मतलब ये स्वरहीन है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ रहता है। जिसका उच्चारण स्वरहीन उच्चारण संभव होता है उसके बाद कोई मात्रा नहीं लगती, इसके बाद में इसमें कोई वैल्यू नहीं लगता है, कोई भी मात्रा इसके बाद में नजर ही नहीं आता है। तुम जैसे ही साह लिख लिए, साह लिख लिए तो साह के बाद में कोई इसमें ऐसे करके मात्रा ऐड नहीं कर सकते हैं, या इसको ऐसे उड़ा नहीं सकते हैं, या इधर से नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये जैसा ही लगा सारा सारा मात्रा को खत्म कर दिया। ये बोलता है कि हमको ऐसा ही रहने दीजिए। तो जस्ट ये सब चीजें था थोड़ा समझाने को। आगे मात्राएं सर हमारे पास में कितना होता है, ऐसे हम लोग को कंक्लूजन होता है तो मात्रा हम लोग गिन करके 10 गो मात्रा बोल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग नॉर्मली जानते हैं सर कि 10 गो मात्रा होता है, लेकिन इसके अलावा भी अभी और बहुत सारे मात्रा है। जैसे कि यहाँ पे है चंद्र बिंदु एक हो गया, आधा चांद हो गया, अनुस्वर्ग हो गया और विसर्ग हो गया। इन सबको भी मात्रा में ही गिनती किया जाता है। तो ओवरऑल हम लोग मुख्य रूप से 10 मानते हैं, लेकिन अगर टोटली करेंगे सर तो 14 गो हो जाएगा। तो हमारे पास में 14 गो मात्रा होता है। अगर संस्कृत में जाएंगे तो हालांकि मिला जुला के यही रहता है, उसमें भी लिपि में तो यही उठाते हैं, तो मिला जुला करके वही रहेगा। तो 10 और ये 4 को ऐड कर देंगे तो 14 मात्राएं हमारे पास में 14 होता है। लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर अगर बाई चांस कभी एग्जाम में आता है तो 10 तक ज्यादा देता है, 14 कभी बाई चांस दे सकता है, या यूं कह लो कि पूरा चैप्टर में नहीं आता है, या बाई चांस कभी कभी एक आध बार आ जाए। तो यहाँ पर सबका बेका को जोड़ करके समझाया गया है कि कहां पर कौन सा मात्रा। आ सर, आ के बाद देखो पहिया, अभी जस्ट बोले थे कि आ में पहला ही से सब कुछ नुकाया हुआ है, तो आ में ये मात्रा है लेकिन इन सब में दिखना चालू हो गया, आ के बाद में दिखना चालू। तो आ में जब हम एगो पहिया लगाते तो उसको ऐसे लिखते हैं आ। तो बाई चांस कभी ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है कि ये किसकी मात्रा है, तो आ की मात्रा को दर्शा रहा है। ये किसकी मात्रा है, तो ई के। आगे इधर से सर तो बड़का ई के मात्रा को दर्शा रहा है। तो इसके सामने में तुमको ऐसा करके ऑप्शन मिल जाएगा। वही बोल रहे हैं कि एग्जाम में नहीं आता है उतना, लेकिन बाई चांस कभी कभी देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं एकदम में नहीं आएगा, हो सकता है कि 3 साल नहीं दे, 2 साल नहीं दे, 4 साल नहीं दे, एक आध साल कभी न कभी दे सकता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है इसलिए एग्जाम में जल्दी देखने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आने का संभावना रह सकता है। लेकिन अभी तक हम नहीं देखे हैं कि इसका में से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पूछेगा तो ऐसे देख सकते हैं कि ई है सर, तो इधर से उड़ावल है तो वो ई के मात्रा को शो कर रहा है। अगर ए को खाली डंटी है तो वो आ के मात्रा को शो कर रहा है। अगर यहाँ पर बड़का ई है तो सर इधर से उड़ाया हुआ है, ऊ है तो इधर से उड़ाया हुआ है। और सभी के साथ में हम लोग का एक वर्ण बना हुआ है। जैसे कि रा पर अगर हम ये इसको चढ़ा देते हैं तो रा बन जाता है, रा पर ये वाला पहिया चढ़ाए तो रा। तो
इसी मात्रा का इस्तेमाल करके जो हम लोग काका की सीखते हैं, काका की को सपूरा खाका की, वो सब इसी मात्रा से बना हुआ। अगर ये मात्रा ही नहीं रहेगा ना तो फिर काका की नहीं बनने वाला है। काका की बोले खाली का खा गा घा रह जाएगा ज्ञान तक में, उसके बाद उसका मात्रा के बिना बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर रा के साथ में पहिया लगा आ, तो ही अगर रा, तो रा के साथ में हम लोग राम लिख सकते हैं, ही और भी बहुत सारा लिख सकते हैं। तो हा के साथ में इधर से उड़ा दिए तो ही हिसाब, अगर इधर से उड़ा दिए सर ई पट्टी से बड़का ई के बात रहा तो नी, नीम, और भी जितना भी नाम लिख सकते हो। कु तो इधर साइड में बड़का रहेगा तो इधर से मुसल, जो भी हो सकता है। और यहाँ पर रा कि री में जब लिखते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा रा इसलिए आता है। तो जब भी हम लोग गृह लिखते हैं, गृह, मृग, मृत, तो ये सब में जो छोटा होता है ई रा के काम करता है, आधा रा। एक चीजें कुछ और भी होता है जो एक दो एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि प्रा, तो पा में ये जो रा आया है ये भी आधा रा के काम कर रहा है। या तो फिर इसके ऊपर में कोई कोई आता है ना, जैसे कि कृष्ण में तो ये नहीं होगा, प्रार्थना, ये तो इसी में आ गया ना। एक और आता है जो कि ऊपर में आता है, यहाँ पे ऐसे करके आता है, तो जो ये भी आता है वो भी रा का ही काम करता है। सबका उच्चारण समझता है। मृग, माँ पढ़ करके इसको ई के साथ में पढ़ा, मृग, इसको ई के साथ में री पढ़ा जाता है तो मृग होगी इसमें। और इसको खाली स्पेशली आधा रा, प्रार्थना, और इसको भी आधा रा पढ़ा जाता है। तो जब भी इसको बोलेंगे तो ऐसा ही री है सर, तो री के साथ में रहा है, ई के साथ में रहा है, इसमें नुकाया हुआ गृह, मृग, मृत, मृत नहीं पढ़ सकते इसको ई के मात्रा के साथ में, लेकिन ई नहीं उड़ावल है, लेकिन इसमें ई छुपा हुआ है तो मृत। जिसको जिसको हिंदी जो कभी बचपन में पढ़ने में दिक्कत होता है ना, तो यही सबसे लेखन को ज्यादा दिक्कत होता है कि ऐसे लिखा है तो का पढ़े सर, मृत मत पढ़ें, कि इसको बहुत सारा मुंह पढ़ लेता है तो ये चीजें गलत हो जाएगा। तो माँ के साथ में रा, इसको री के साथ में पढ़ा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो मृत इसको पढ़ते हैं। और जैसे कुछ कुछ चीजें होता है जो कि लेखन नहीं पढ़ता, जैसे कि ये ऐसे करके लिख देगा ना तो लेखन गड़बड़ा जाएगा। ये क्या लिखल है, सब लोग इसको पत्र पढ़ता है ऐसे करके, ऐसे हल्का सा वहां टेढ़ा रहेगा किताब में, तो ये दुगो ना हो गया यहाँ पे, तो पन्न हो गया, लेकिन यहाँ पर लेखन ज्यादातर पत्र पढ़ेगा, जैसे कि भी, और ऐसे करके हल्का हल्का रहता है। तो यहाँ पर भिन्न है लेकिन इसको भित्र पढ़ता है, तो ये जो कि गलत है, ठीक है ना। तो बच्चन को ये पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि बच्चन थोड़ा सा शुद्ध सा हिंदी पढ़ना सीख ले, हिंदी शब्द बनाना अच्छा से सीख ले, और शब्द शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब बेगारिया जैसे का तैसा। इन सब में देखो एगो माथा पर रहेगा सर तो उसको हम लोग बोलते हैं ए, तो देखो ले, लेख, ला के ऊपर में ए लगा दिए। अगर एगो माथा पर ऐसे दिखा रहा है तो इसको आय पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब दुगो, एगो मतलब अकेले वाला को, और एगो एरा पर है, एगो पहले ही सेशन में से है, इसका चेहरा देख के, तो दुगो, तो कै, का के ऊपर में कै, कैसा, ओ, तो यहाँ पर एगो मात्रा के साथ में एगो डंडे के साथ में ओ, दो, दोहन, औ, तो यहाँ पर हो गया दौ, दौलत। जितना भी चीजें है तुम खुद से नोटिस कर सकते हो कि सभी व्यंजन में ये स्वर आया ही है, मात्रा आया ही है, मात्रा एक तरह से स्वर ही होता है, इन सब का इस्तेमाल इसमें हुआ है। और यहाँ पर कुछ नियम बताया गया है, ये सब भी तो हमारे पास में मात्रा ही है, थोड़ा सा नाम बताते हैं। अनुनासिक का चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु हम लोग नाम जानते हैं सर, तो इसका उच्चारण हम लोग ज्यादातर नाक से करते हैं, अनुनासिक है। अर्ध अनुनासिक, आधा आधा नाक से उच्चारण होता है, जो कि आधा चांद होता है, इसमें बिंदु नहीं रहता है। और नासिका का अनुस्वर, ये जानते हैं एक ही बिंदु जो माथा पर रहता है कर्ण वगैरह बनाने के लिए। विसर्ग, विसर्ग मतलब दुगो बिंदु, ये भी मात्रा में ही आता है। तो कुछ नियम हम जानबूझ करके ये लिखे हैं, हालांकि था बहुत सारा लेकिन उतना याद रहेगा नहीं, लेकिन ये काम का नियम है। तो कुछ नियम हम यहाँ पे लिख दिए हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं। जैसे पहला नियम क्या कहता है, अनुनासिक स्वर के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अगर कोई ऐसा स्वर होता है जो कि अनुनासिक हो तो उसमें चंद्रमा का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हंसना, हंसना अलग है, हंसना उसमें आता है एक छोटा सा ना, तो हंसना, ठीक, उसके लिए यहाँ पर छोटा ही रहे बड़ा ही रहे, ए, ऐ, ओ, औ से युक्त व्यंजन में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग प्रचलित हो गया है। मतलब चांदमा, चांद पूरा पूरा नहीं बैठाएगा, बस हल्का से वो बिंदु बैठा देगा और उन ना के काम कर लेगा, चांद के काम कर लेगा। जैसे कि खिंचाई हम लोग पढ़ते थे, खिंचाई मतलब कि नाक मतलब खिंचाई, हल्का सा नाक में से आवाज आएगा लेकिन पता नहीं चलता है, खिंचाई, न्यू, तो ये आता है, भेंट, चोंच, भौचक,
तो उसमें ना के मात्रा आता है लेकिन समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता है। तो चंद्रमा पूरा लिखने से बेहतर है कि हम एगो बिंदु दे देंगे। और चंद्रमा देने लायक में इसमें सेटअप ही नहीं बन रहा है। यहाँ पर ऐसे चंद्रमा देंगे तो बेस नहीं लगेगा देखने में, इसीलिए इसको हटा दिया गया है। जब भी मात्रा ई सब आ जाएगा, आ तक चलेगा, चंद्रमा पड़ेगा, आ तक जहां तक आएगा तहां तक चलेगा, लेकिन जैसे ही मात्रा उड़ाया जाएगा तो चंद्रमा देने को बनवे नहीं करेगा बढ़िया से, तो नहीं दिलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हम इसको मानते हैं, जो लेकिन सब लोग ज्यादा गलती करता है। नासिकाएं पंचम वर्गों के संयुक्त रूप में विकल्प में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जितना भी हम लोगों का पंचम वर्ण आता है, वर्ग वाला जो भी पंचम वर्ण आता है, उस संयुक्त के रूप में एक अनुस्वार का काम करता है, मतलब कि एक बिंदु का काम करता है। इस तरीके से कंपन, यहाँ पर माँ लिखा हुआ है लेकिन इस माँ को हमने यहाँ पर सिर्फ बिंदु के रूप में दिया, अनुस्वार के रूप में। कंपन, कंपन, दोनों को सेम ही पढ़ेंगे, चंपा चंपा, चंपा नहीं पढ़ेंगे, चंपा, चंपा ही है ये। पहले भी बताए थे कि संस्कृतिया में सर जो भी कुछ रहेगा बिंदु, वो हमेशा माँ के काम करता है। हालांकि हम लोग कन क्या बोलते हैं, कन कह, तो ये माँ का काम करता है इसके हिसाब से, कम कह, इस तरीके से। तो जस्ट यहीं तक था जो थोड़ा सा समझाना था मात्रा को, लेकिन एग्जाम में उतना कोई खास नहीं है ये, बस समझ। और इसके बाद में पढ़ने में गलती नहीं होना चाहिए। बच्चा लोग जो पढ़ने में गलती करता है, पढ़ने में गलती नहीं, लिखने में गलती नहीं, बस इसका ख्याल रखना, इसी के लिए इसको बनाया गया है, और ज्यादा इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो इससे पहले जहां तक हुआ है सबको याद है, क्योंकि सब काम का चीज था, ये भी थोड़ा सा काम का ही है, ज्यादा नहीं। पहले बहुत ज्यादा पूछता था लेकिन अभी नहीं देखने को मिलता है। जैसे जब क्वेश्चन बैंक बनवाएंगे ने, उस समय में कुछ कुछ इसमें से दिखेगा, लेकिन बाकी चीजें नहीं दिखेगा। जैसे कि बालाघात दिखेगा, वो भी सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में कम पूछता है। आ भी सकता है, अच्छा बात है, आ जाएगा तो। लेकिन हमने सब्जेक्टिव में हाल ही में बच्चन लोग को भी लिखाया है, और पहले बहुत ज्यादा पूछता था, अभी नहीं पूछ रहा है। तो इसमें से थोड़ा कम ही पूछेगा एग्जाम में, लेकिन थोड़ा बहुत तो पूछेगा। और ये जो हम लोग संस्कृत में पढ़े थे, ये संयुक्त अक्षर के बारे में थोड़ा, ये तो भाई परमानेंट है, इसमें से एक आध गो आ ही जाता है। चाहे संस्कृत में तो नहीं आता, आएगा तो हिंदी में ही आएगा, संस्कृति वाला हिंदी में आएगा, चाहे तो ये वाला ही आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। तो हमने अभी तक जो भी शुरू से पढ़ा था वर्ण विचार में, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वर्ण विचार में वर्ण, वर्ण भेद, वर्ण के नहीं, वर्ण भेद, वर्ण भेद, फिर मात्राएं था, मात्राएं नंबर 1 2 3, और चौथा में हमारे पास में है संयोग। संयोग या इसी को बोलते हैं संयुक्ताक्षर। इसके बाद हम लोग का है बालाघात, पांचवा साइड, हाँ बालाघात, बालाघात, और है छठा में अनुतान, अनुतान या सुर लहर इसी को बोलते हैं, अनुतान, अनुतान या सुर लहर इसी को बोलते हैं, सुर लहर। इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा सा हंसी भी बहुत आएगा लास्ट में, इसको लास्ट में कंप्लीट करेंगे इसको क्लीन करने के बाद में। और संधि लास्ट रहेगा सातवां, वर्ण में सातवां रहेगा संधि, और संधि हम लोग अगला क्लास से चालू करेंगे। और संधि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। तो आराम से इससे 10 से 12-15 नंबर तक आराम से आ जाएगा, 5 और 8 नंबर तक संस्कृत में, 5-6 नंबर हिंदी में आ जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा एक ही साथ में। तो हम लोग फिलहाल अभी संयोग पे हैं, संयोग बालाघात और अनुतान, ये आज ही हो जाएगा तीनों, संयोग बालाघात अनुतान तीनों हो जाएगा। कल के लिए सिर्फ संधि बचेगा वर्ण में, और वर्ण वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। वर्ण विचार जितना भी है सब खत्म। यहाँ पर देखो विचार विचार लिखे हैं, वर्ण विचार वर्ण विचार का चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संयोग से। संयोग यानी कि संयुक्ताक्षर क्या होता है? तो संयोग मतलब समझ में आ रहा है सर कि मिलना, मिलना यानी कि एक अक्षर दूसरा अक्षर के साथ में जुड़ना। तो जस्ट यही चीज है संयुक्ताक्षर या संयोग। संयोग का हम लोग जब ये पढ़ेंगे संधि, तो संधि के समय में भी संयोग का डेफिनेशन देंगे, उस समय में भी। संयुक्ताक्षर में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है, ये याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि संयुक्ताक्षर में किसका मेल होता है, तो व्यंजन का मेल होता है, ठीक है ने। और व्यंजन संधि में भी यही कंडीशन आएगा कि संयुक्ताक्षर में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है, और दोनों के बीच
स्वर नहीं रहता, मतलब कि जो भी स्वर वर्ण है ना बीच में रहता ही नहीं है। जैसे में सत्य, तो यहाँ पर जब आधा ता आया है तो ता के बाद में फिर जो हम लोग जब पूरा ता लिखते थे तो ता में आ छुपल रहता था, लेकिन जब आधा ता लिखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, तो बीच में नहीं आने वाला है। तो सत्य बीच में स्वर नहीं आया, उत्थान बीच में नहीं आया, ख्याति बीच में, इसमें भी स्वर नहीं, कार्य यहाँ पर या रा है तो रा में भी आ नहीं आया हुआ है, राष्ट्र तो इसमें भी आ का मात्रा नहीं आया है, मतलब कि स्वर आया ही नहीं है। तो संयुक्ताक्षर मतलब कि दो या दो से अधिक व्यंजन का मेल होगा लेकिन बीच में स्वर नहीं आएगा, बस ये कंडीशन याद रखना है। और ये जो इम्पोर्टेंट है सर, ये वाला जो कि एग्जाम में आ जाता है, कभी ना कभी देखने को मिलता ही है कि हिंदी में संयुक्ताक्षर क्या होता है, 4 गो, याद रखेगा। हिंदी में संयुक्ताक्षर 4 गो, संयोगी छ से लेकर के ज्ञ तक, छ त्र स्र ज्ञ। जब हम लोग का पढ़ेंगे ना तो उसमें ये वाला बहुत मतलब टीचर लोग नहीं सिखाते हैं, जबकि ये भी इसी का है, यारा लावा का ही अंत में मतलब अंदर में है। यारा लावा तलबे सा मधने से डंटी सा, इस तरीके से जब पढ़ते हैं ना पूरा, तो ज्ञ के पहले या तो फिर कोई कोई ज्ञ के बाद में भी इसको सरा को लिखता है, छात्र सरा ज्ञ, ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ाया गया ये वाला, तो आज पढ़ लीजिए व्याकरण में। तो ये हमारे पास 4 गो है संयुक्ताक्षर। अब ऑब्जेक्टिव में ये पहला ही आ गया सर कि निम्न में से कौन संयुक्ताक्षर है, ऐसा ही पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, निम्न में कौन संयुक्ताक्षर है, कौन संयुक्ताक्षर है। अब 4 गो में से कोई भी रहेगा ऑब्जेक्टिव, संयुक्ताक्षर है तो कोई वाला भी रह जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि आ का संयोगी छ या, अब एक निम्न से चुनो कौन वाला होगा, तो संयोगी छ। ऐसे भी पूछ सकता है कि संयुक्ताक्षर के हिंदी में कुल संख्या कितना है, तो 4, तो 4 गो है तो 4। अब हिंदी में संयुक्त व्यंजन है ये, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है तो हिंदी के हिसाब से ये संयुक्त व्यंजन में ही गिनती होता है, और ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब कि स्वतंत्र रहता ही नहीं है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें प्राय स्थान नहीं दिया जाता है। मतलब जो हिंदी वर्णमाला होता है ना उसको थोड़ा इसको साइड ही रखा जाता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र वर्ण नहीं आता है ये सब। इन व्यंजनों का रचना 2 व्यंजनों का मेल होता है। अब ये चीज समझिएगा ध्यान से, ये जो हम लोग संस्कृत में भी पिछला दिन में पढ़े थे, संस्कृत में भी यही पढ़े थे, बस उसमें क्या किए थे कि आ के साथ में लेकर के चले थे, क्योंकि यहाँ हिंदी है तो हिंदी जैसा, संस्कृत है तो संस्कृत जैसा। तो यहाँ पर का और मधन्य सा दोनों को मिलेगा तो संयोगी छ। अगर हम इसमें आ मिला देंगे तो पूरा संयोगी छ बन जाएगा मेरा, जो कि संस्कृत में ऐसा ही करके बताया गया है। तो का और मतलब मधन्य सा के साथ में मिलेगा तो संयोगी छ, तो इसको में ये भी आता है और ये भी थोड़ा आता है। त्रा में ता और रा, त्रा क्योंकि दोनों आधा आधा है तो आधा, अगर इसमें आ लगा देते हैं तो ये मेरा पूरा त्रा बन जाएगा, जैसे कि संस्कृत में बताया गया है। तलबी सा और रा तो सरा, सॉरी यहाँ पर आधा होना चाहिए, तो यहाँ पर सा और रा दोनों जब आधा आधा मिलेगा तो आधा ही बनेगा। अब अगर इसमें भी आ को मिला देते हैं तो ये भी पूरा का पूरा सरा बन जाएगा। जा और इन्या, इससे भी ज्ञा, अगर इसमें भी आ मिला देंगे तो ये भी पूरा ज्ञा हो जाएगा। जस्ट इस तरीका से इन सब का रचना हुआ है। और यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी भी देखने को मिल जाता है कि ज्ञा कैसे बना हुआ है, ज्ञा कैसे बना हुआ है, कौन कौन सा वर्णों के योग से बना हुआ है। तो ऑप्शन में तुमको रहेगा जा इन्या सा रा ता रा का असा, एक निम्न से जिससे भी ज्ञा बना हुआ है हम लोग उसी में ऑप्शन को टिक करेंगे। तो जस्ट इस तरीके से रहेगा। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में था, हेडिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज जो कि ये काम का था। अब उसके बाद चलते हम लोग कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जानते हैं। तो स्वर वर्ण में भी संयोग होता है, संयुक्त अक्षर मतलब, और व्यंजन में भी होता है। दोनों का क्या नियम कहता है स्वर संयोग में, जो कि इसके बारे में हम लोग उस शुरुआती क्लास में पढ़े थे। स्वर संयोग में स्वरों में ए आई ओ औ संयुक्त स्वर है। क्यों सर, इसमें ध्यान से देखना कि इन सब में शब्द आपस में अक्षर जोड़ जोड़ करके और बना हुआ है। इसके बारे में हम लोग संधि में भी देखेंगे, जैसे कि स्वर संधि व्यंजन संधि जो भी आएगा, इन सब में दीर्घ संधि जो भी आएगा संधि में ये देखने को मिलेगा। अब इसमें तुम देख सकते हो कि जैसा कि हम लोग का नाम है सर संयोग, और वो भी स्वर संयोग,
तो स्वर संयोग में स्वर वर्ण ही संयोग होगा, और जो नया बनेगा वो भी स्वर वर्ण ही बनेगा। तो देखो यहाँ से आ और ई बना, तो ए बन के आया, आ प्लस ई से ए बना, ये भी स्वर वर्ण, ये भी स्वर वर्ण, और बन के जो आया वो भी स्वर वर्ण। तो इसी को स्वर संधि भी बोलते हैं। इसी तरीके से कि जब स्वर स्वर मिलके स्वर ही बनता है तो उसको स्वर संधि भी बोलते हैं। तो संधि आने वाला ही है बस अगला क्लास में, तो उस समय और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो दिया गया उसको समझ लेते हैं। स्वर संयोग मतलब कि स्वर वर्ण मिलेगा दोनों, मतलब पहला स्वर दूसरा स्वर, और बनेगा भी तो तीसरा स्वर ही बनेगा। एक तरह से ये केमिस्ट्री जैसा आ गया है, कोई केमिकल मिला फिर दूसरा मिला फिर तीसरा बनेगा, ऐसे टाइप में। ठीक है, तो एक तरह से केमिस्ट्री जैसा लग रहा है देखने में। यहाँ पर देखिए आ प्लस में ए तो बनेगा आई के मात्रा, आ प्लस में ए तो यहाँ पर ये भी स्वर और बन करके आया वो भी स्वर। आ प्लस उ तो ओ बना, ये भी स्वर है, ये भी स्वर और ये भी स्वर। इसमें भी देख सकते हो ये भी स्वर ये भी ओ बन करके आया। तो जस्ट पूरा का पूरा स्वर संयोग में होता है कि स्वर वर्ण के साथ में स्वर वर्ण ही मिलेगा और बनेगा भी स्वर वर्ण। तो जस्ट ये चीज में से याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछने का चांसेस बनता है कि औ किन किन वर्णों के योग से बना हुआ है, और एक तरह से ये संधि में भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो औ किन किन वर्णों के योग से बना है, तो आ प्लस ओ मिलकर के बना है औ। ये संधि में फिर से रिपीट करेंगे, 3-4 बार रिपीट हो गई ये। अब बात करते हैं व्यंजन संयोग, और ये व्यंजन संधि में आ जाएगा। ये स्वर संयोग हुआ तो स्वर संधि में मिलेगा, ये व्यंजन संयोग मिल रहा है तो व्यंजन संधि में मिलेगा। व्यंजन स्वर के साथ संयुक्त होने पर उसे अपने में समाहित कर या मात्रा के रूप में आगे या पीछे स्वीकार कर पूर्ण वर्ण का रूप प्रदान करता है। और इसके एग्जाम्पल तो लिखे ही नहीं है, चलो समझा देते हैं फिर भी। व्यंजन क्या कह रहा है सर, कि व्यंजन स्वर के साथ मिलेगा। यहाँ देखो व्यंजन स्वर के साथ मिलेगा, और स्वर किसके साथ में, स्वर के साथ में और स्वर बनाएगा, और व्यंजन स्वर के साथ में मिल रहा है तो कुछ न कुछ तो बनेगा ही भाई रे, चाहे उसको व्यंजन या स्वर जो भी कह सकते हैं, दोनों मिलेगा तो दोनों तरह का उसका गुण आएगा। के साथ में जब भी मिलेगा तो उसमें अपने में ही समाहित कर लेगा, मतलब अलग से नहीं दिखाई देगा बल्कि एक ही अक्षर जैसा दिखाई देने लगेगा, और मात्रा सिर्फ उसमें आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जो मात्रा वाला पीछे क्लास पढ़े थे, तो उसका आगे मात्रा चाहे तो पीछे मात्रा आ जाएगा। जैसे में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे में ये है का, और इसमें हम लोग ई को मिक्स कर लेते हैं, सपोज दैट ई, तो हम ई के मात्रा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर का ई के मात्रा को हम लोग ई इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बड़का ई है तो इसको हम लोग की लिखेंगे ऐसे। तो इसमें देख सकते हो कि व्यंजन है सर और स्वर है, आपस में दोनों मिल करके समाहित हो गया, एक ही में मिल गया। अगर इसी को छोटका ई के साथ में हम लोग मिक्स करते तो फिर मेरे को की ई पटिस मिलता, मतलब चाहे हम इसको आगे लगा ले चाहे तो पीछे लगा ले, दोनों में से कहीं पर भी करेंगे तो स्वर और व्यंजन मिक्स होकर के ही वो अक्षर बनेगा। तो जस्ट यही है व्यंजन संयोग, कि हम बनेंगे भाई लेकिन स्वर के बिना तो हम रहते भी नहीं है, इसु भी नहीं रहते हैं, तो हम स्वर के साथ ही मिल करके रहेंगे। ये व्यंजन का कहानी है। यहाँ पर तो जस्ट हो गया। उसके बाद आगे बालाघात, जो कि हम लोग का 5वां नंबर है वर्ण विचार में, नंबर 5वां, मतलब 5वां टॉपिक वर्ण विचार का बालाघात। ये भी एग्जाम में पूछता है, और पूछेगा तो सब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर के जरूर पूछता है, बड़ी दिन पर पूछता है, ये बहुत कम पूछता है। अब जब से ऑब्जेक्टिव बना है 100 नंबर का तब से ये गायब हो गया है, और जब ऑब्जेक्टिव 100 के नहीं था तब ये बीच बीच में 2 नंबर के देखने को मिलता था। तो ये बालाघात क्या है सर, नाम में पकड़ने का कोशिश करो। बालाघात, बाला मतलब बल, सीधा सीधी कोई भी ऐसा चीज बोलेंगे जिस पर जबरदस्ती एगो अक्षर पर या एगो शब्द पर बल लगा देंगे, एकदम ताकत लगा के बोलेंगे, तो जब ऐसा चीज होगा तो हम लोग उसको बोल देंगे बालाघात। यानी कि कोई भी उच्चारण करेंगे तो उस पर जबरदस्ती एगो पर अक्षर पर दबाव पड़ ही जाएगा, चाहे तुम जो करो। जैसे यहाँ पे सर इसका डिफिनेशन पढ़ने के बाद एग्जाम्पल देते हैं। उच्चारित भाषा में किसी वर्ण या पद जो स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष से विशेष जोर दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बालाघात। चाहे तो उसको हम नॉर्मल आवाज में बोलते हैं, चाहे तो हम लोग कोई खास काम के लिए खास शब्द बोलते हैं, तो उस पर क्या कहते हैं कि हम लोग विशेष बल लगाते ही लगाते हैं, उसको हम लोग बालाघात कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल में ये वाला और ये वाला दोनों आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी का प्रकार है, तो प्रकार के अंदर वाला सारा एग्जांपल इसी का होता है। जैसे तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर जबरदस्ती हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन में ये हो गया, इस पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं। जैसे कि अनबन, 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 तो बा पर ज्यादा विशेष जोर लग रहा है कि अनबन मत कर, इस तरीके से। बलवान, बलवान, तो एगो पर ज्यादा जोर लग रहा है। तो इन सबको हम लोग बालाघात समझते हैं। बालाघात के दो भेद ऑब्जेक्टिव में बाय चांस मिल सकता है, ऐसे तो मिलता नहीं है। वर्णगत और पदगत, जो कि हम लोग जब पहला क्लास व्याकरण के पढ़े थे, पार्ट 1 वाला पहला क्लास, पहला दिन, उसमें बताए थे हम लोग कि पद मतलब क्या होता है और गद मतलब क्या होता है। तो यही यहाँ पर है, एक वर्ण है और एगो पद के रूप में है। तो जस्ट वही से रिलेटेड यहाँ पे है एक। तो वर्णगत क्या है? तो वर्ण मतलब छोटा मोटा अक्षर लिखेंगे या तो एक आध गो शब्द लिखेंगे, तो वही समझ। और पद मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। जब किसी शब्द के उच्चारण में किसी वर्ण विशेष पर बालाघात होता है, माने कि बल लगता है, कोई भी वर्ण विशेष पर कोई भी शब्द लिखे, उसमें कोई एक आध गो अक्षर पर बहुत ज्यादा जोर लगा देंगे, तब हम लोग उसे बोलेंगे वर्णगत बालाघात। जैसे मैं यही वाला एग्जांपल फिर से, बलवान, अब यहाँ पर वा पर हम लोग ज्यादा जोर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर बलवान हो गया वर्णगत, यानी कि बालाघात हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव बाय चांस बनता है तो कैसे पूछेगा कि बलवान में बालाघात कौन है, तो ये वाह, बलवान, ठीक है। अनबन, तो इसमें बा पर ज्यादा, अनबन, कपड़ा, तो क से ही हम लोग कस के बोलना चालू करते हैं। कथक, नाच, ना में देखो नाच, ज्यादा जोर लग रहा है, तो इन सब को हम लोग बोलेंगे वर्णगत बालाघात, ठीक है। आगे सर पदगत, यानी कि कोई बड़ा बड़ा लाइन थोड़ा बोलेंगे तब के लिए। उद्देश्य विशेष से, यानी कि विशेष अर्थ व्यंजित करने के लिए, मतलब कोई खास अर्थ निकले उसका, ऐसा बात बोलने के लिए जब हम लोग किसी पर विशेष बल देते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं पदगत बालाघात, बालाघात, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में इसके एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा, इसमें ऐसा एक है जो कि स्पेशल लगा दिए हैं और उस पर थोड़ा सा जबरदस्ती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं पैदल चला आ रहा हूं, तो इसमें पैदल स्पेशल हो गया है। मैं पैदल चला आ रहा हूं, मैं चला आ रहा हूं, उतना कोई खास नहीं, मैं पैदल, तब पैदल पर बहुत ज्यादा जोर लग रहा है एक तरह से। तो यहां तक ये है बालाघात के बारे में। इसमें एक और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो कि बहुत छोटा सा है, उसके लिए क्या संधि में लेके जाना है उसको। तो अनुतान को पढ़ लेते हैं। सुर लहर या अनुतान, ये क्या है? तो हम लोग कोई भी शब्द बोलते हैं तो कभी कभी बहुत खींच तान करके बोलते हैं और उसका मतलब दूसरा दूसरा निकल जाता है। जैसे एग्जांपल देंगे लास्ट में, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, तो एग्जांपल लास्ट में सुनने में बढ़िया लगेगा। सुर लहर, इसी का दूसरा नाम है अनुतान। तो पहले इसका परिभाषा समझते हैं। उच्चारण में सुर अथवा तान के पीछे जब हम लोग कुछ बोलते हैं, तो जैसे जैसे बोलते जाते हैं तो उसका लास्ट में कुछ ना कुछ बात को एकदम खींच तान के बोल देते हैं। तो जो भी सुर रहता है एकदम नॉर्मल जैसे ही बोल रहे हैं, और इसी में फिर गुस्सा आ जाते हैं, कस के बोलते बोलते कस को गुस्सा हो जाते हैं, तो उसका पीछे में तान के पीछे एक ध्वनि आने लगता है एकदम गुस्सा वाला, तो उसको हम लोग अनुतान बोलते हैं। या तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ परिवर्तन सुर, मतलब आप बोल कुछ रहे थे और मतलब कुछ निकल गया। जैसे सपोज दैट, इसमें एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। जैसे अच्छा बोलते हैं, बस और हाँ। अब इन तीनों में थोड़ा सा फीलिंग वाला जो क्लिप्स है ना, उसको थोड़ा सा समझो। जैसे पीके वाला समझो, अच्छा हमको सिखा रहा है, जब ऐसे बोलता है तो उसका क्या मतलब हो गया, वो दूसरा मतलब है। अच्छा ठीक है, एकदम मीडियम बोला है, लेकिन जब उलट के बोलता है तो थोड़ा अलग निकलता है। और जैसे कि बस जब बोलता है उसका मतलब अलग निकलता है, लेकिन ऐसा बस ठीक है इतना खा लिए है, ऐसे नॉर्मल बोलते तो बस 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 इतना, लेकिन जब वो डायलॉग बोलता है तो उसका मतलब क्या है, बस हवा निकल गई। तो ऐसा सिचुएशन में कुछ मतलब और निकल गया, तो हाँ हाँ ये ठीक काल का है, जैसे हाँ और हाँ। तो जब बोलते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सुर लहर मतलब कि एक तरह के सुर का लहर बदल देना, सीधी सीधी बात है कि जब भी हम कुछ बोले तो उसका बात का मतलब एकदम बदल दिया है, तब हम लोग उसको सुर लहर बोल देते हैं।
या तो वो बहुत शब्द को खींचता खींचता है तो उसको बोलते हैं अनुतान। छोटा शब्द है उसको खींचते खींचते बहुत बड़ा बना दिया है, अनुतान। इसका नीचे तो और खतरनाक एग्जाम्पल मिलेगा थोड़ा थोड़ा। सुर लहर सुर लहर है ना, घर खा गया, सुर लहर ना। सुर लहर का तात्पर्य क्या है? सुर यानी कि सुर की लहर के बात हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या सर? देर तक तरंगित ध्वनि क्रम, मतलब लंबा टाइम तक ध्वनि गूंजते रहेगा बोलेगा तो। यह अर्थ को प्रभावित कर परिवर्तन कर जाती है, जो कि उपरहिए में सब कुछ समझ में आ रहा है कि अर्थ परिवर्तन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मतलब ही बदल देता है पूरा। बोलने कुछ जा रहे थे लेकिन बोलते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। इसके आधार पर ही प्रश्नवाचक और विषमवाचक, इसका मतलब क्या है इसको समझिएगा ध्यान से। एग्जाम में ये भी पूछता है, जो कि जब चिन्ह बताएंगे ना, चिन्ह वाला चैप्टर, उसमें इसके बारे में पूरा जिक्र होगा। प्रश्नवाचक जिसे प्रश्न और विषमवादी बोधक, मतलब ये जब हम लोग किसी से सवाल पूछते हैं तब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर एकदम कस के बोल करके पूछते हैं, तब हम लोग करता है कौन ही रे कहाँ जाए थी। जब ऐसे पूछते हैं तो प्रश्न पूछे, तो प्रश्न में इसका इस्तेमाल होगा, मतलब सुर लहर का। और विषम मतलब कि जब खुश रहोगे या थोड़ा दुखी हो जाओगे, विषमवादी मतलब कि विषम वाचक, मतलब कभी खुशी मना लिए या तो कभी दुख हो गए। हुर्रे जब कस के बोलता है जीतने के बाद, तो उसका एनर्जी लेवल एकदम अलग रहता है। तो इस चीज में हम इसका दो जगह पे मतलब निकालते हैं, चाहे तो दुख तकलीफ में, चाहे तो खुशी में। यही एक तरह का होता है सवाल पूछने में। इसका जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसको थोड़ा सा समझना। जैसे एग्जाम्पल बोल रहा है सर, ये भी सब अनुतान का ही इतना पूरा लेक्चर है। अच्छा मैं देख लूंगा, ये क्या बोल रहा है? स्वीकृति सूचक, मतलब हम स्वीकार कर ले, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अच्छा ठीक है भाई हम देख लेंगे, ऐसे कहते हैं तो बड़ा प्यार से बोल दिए हैं कि देख लूंगा। और इसी को थोड़ा फिर से बोलते हैं, अच्छा मैं देख लूंगा। तो जैसे अच्छा देख लो तो रहा, जब बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? हम धमकी देते हैं किसी को। इसमें रामायण वाला जो रावण है ना, जब लंका युद्ध चलता है तब के टाइम का एग्जाम्पल इसमें अच्छा मिलता है। रावण शिव जी को ही धमकी देता है, हमको डराने के लिए तुम कर रहे हो ये सब, मगर मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, अगर जिंदा रहा फिर मिलूंगा आकर के, चलता हूं मैं। पूरा मतलब कि धमकी दे करके जाता है इस तरीका से। तो यहाँ पर यही है कि शब्द वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हम बोलने का स्टाइल चेंज कर दे रहे हैं। पीके फिल्म जो है ना, उसमें भी यही मतलब समझाने का कोशिश किया है कि ये तो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का आदमी ही अलग है, यहाँ बोलेगा कुछ मतलब कुछ कहेगा। तो वही उसी में एग्जाम्पल ये वाला आया था, अच्छा सब मतलब बढ़िया है, अच्छा मतलब कि बहुत गड़बड़ है, सब कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट यही चीज है क्लिप जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और इसमें है चैप्टर में बनाया हुआ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखो और पीके फिल्म एक बार देखना, उसका सुनना, क्लिप्स बढ़िया लगता है सुनने में। अच्छा हमको सिखा रही है। उतार लीजिए।